हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, आप यदि 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। कोड आप लोग याद कर लो वायरल मॉडल पेपर का 801 HC। मेरे प्यारे बच्चों, 801 HC कोड का वायरल मॉडल पेपर है। बोर्ड एग्जाम देने से 1 घंटा पहले भी यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को देख लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक लिखना होगा और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर निर्देश के अंतर्गत आप देखें, पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले पेन से गोला काला करके देना है। जो भी विकल्प सही होगा उसके अनुसार आपको गोला काला करना होगा, चिन्हित करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दें आप लोग, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण दिया गया है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर आपको अपना समय नष्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना जो इस वायरल मॉडल पेपर के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, हिंदी की प्रथम कहानी है। इनमें से हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा इंदुमती। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, जिसके लेखक कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। इंदुमती जो कि हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। अगला प्रश्न है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। इनमें से किसको एकांकी सम्राट कहा जाता है? राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी प्रसिद्ध एकांकी का नाम क्या है? दीपदान। आप लोग याद कर लेना, दीपदान राम कुमार वर्मा जी की एकांकी विधा पर आधारित बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन है, पहचान करना है आपको। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। दूसरा कथन है, गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। तीसरा कथन है, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। और चौथा कथन है, क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, क्योंकि गोदान जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, इसके लेखक कौन हैं? प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का प्रथम उपन्यास यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, परीक्षा गुरु, जिसके लेखक कौन हैं? श्री निवास दास जी है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? श्री निवास दास जी हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हंस पत्रिका किस युग की पत्रिका है? शुक्ल युग की पत्रिका है। और हंस तथा मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन थे? आप लोग याद कर लो, हंस और मर्यादा पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। आपको याद रखना है इस प्रश्न को भी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है,
कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। इनमें से किसको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन सही होगा। केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के लेखक कौन हैं? केशव दास जी हैं। आप लोग जरूर याद कर लेना इस प्रश्न को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शोक गीत है। शोक गीत क्या है, यानी इनमें से कौन है जो शोक गीत है? मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन सही होगा। सरोज स्मृति क्या है? एक शोक गीत है। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, सरोज स्मृति के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी? इनमें से राइट आंसर है सरोज स्मृति के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों शुक्ल युग की समय सीमा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का समय शुक्ल युग के अंतर्गत आता है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। आपको इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जाना है बोर्ड परीक्षा से पहले। यदि आप इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं तो आप 70 में 65 प्लस बहुत ही आसानी से लेकर के आ जाओगे। चलिए प्रश्न है शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी, इन पंक्तियों में रस कौन सा है? चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा रस है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता क्या है? शोक होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। मेरे प्यारे बच्चों शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। आप लोग याद कर लेना, यहाँ से भी प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षाओं में। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। दिए गए उदाहरण में शोक, जो कि उदाहरण के शुरुआत में ही लिखा है शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी, यानी शोक यानी दुख में विकल होकर के सभी रानियां रो रही हैं। तो यहाँ पर रस कौन सा है? करुण रस है। और करुण रस का स्थायी भाव दिए गए उदाहरण में स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। तो आप इस ट्रिक से भी पहचान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये है रूपक अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण। प्रश्न अगला है जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों जो सुमिरत सिद्धि हुए गण नायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर 24 मात्राएं। यहाँ पर अगला प्रश्न है अभिमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो मान क्या है? मूल शब्द है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? उपसर्ग अभी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा निकल के आ गया? अभी। यहाँ पर जो कि कोई नहीं विकल्प में है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कोई नहीं। अगला प्रश्न है त्रिफला का समास विग्रह क्या होगा? तो त्रिफला का समास विग्रह हो जाएगा तीन फलों का समूह या समाहार। प्रश्न अगला है कपड़ा का तत्सम क्या होगा? तो कपड़ा का तत्सम हो जाएगा करपट। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। युष्मद का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन त्वयी हो जाएगा। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के 4 तत्व होते हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्रिया का वह भाग यानी क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता या कर्म अथवा भाव के अनुसार हुई है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाच्य। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई है अक्षर या वर्ण।
वर्ण या अक्षर क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न है खंडबा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। 50 नंबर का होगा खंडबा। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश है यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी और मस्तक में आंधी में पानी की बरसात लिए आंखों में, मस्तक में आंधी, मस्तक पर आंधी होगा यहाँ पर, मस्तक पर आंधी, आंखों में यहाँ पर क्या होगा? आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह क्या थी? विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश का पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस तरह से डाल देना है। फिर जो गद्यांश आप हल कर रहे हैं उस गद्यांश के शुरुआत के शब्द, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, फिर इस तरह से डैश आप लगा देंगे और लास्ट के शब्द हैं विडंबना का कहाँ अंत था। अब संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में आप यहाँ पर ध्यान दें, रेखांकित अंश क्या है? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, मस्तक पर आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। चलिए इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग डाल देना है आप लोगों को। जिस प्रकार सोन नदी उफन कर बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह उफान पर है। उसके यौवन में और सोन नदी के उमड़ते प्रवाह में अद्भुत समानता है। वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है, फिर भी विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ है। उसकी आंखों में दुख के आंसू बह रहे हैं। विलासिता का सुख भी उसको कांटों की दुखपूर्ण सैया के समान प्रतीत हो रहा है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अगला प्रश्न है, ममता कौन थी? उसकी क्या स्थिति थी? तो ममता चूड़ामणि की बेटी थी, ममता विधवा थी। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जो है गद्यांश को हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, अथवा में भी गद्यांश है। ये गद्यांश भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। वैसे तो आपको एक ही गद्यांश हल करना है, उसके नीचे दिए गए 3 प्रश्न ही हल करने हैं, 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये गद्यांश भी आप लोग क्लियर कर लो। गद्यांश क्या है? ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश के शुरुआत के शब्द पहले लिखना है। यदि आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा कर रहे हैं तो इस तरह से आप ध्यान दें, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान, इस तरह से आपको डैश डैश खींच देना है। लास्ट में है भोगनी पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है।
इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश का रेखांकित अंश है क्या? ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन चीजों से दुख, उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। तो ये है रेखांकित अंश, और यहाँ पर भी रेखांकित अंश है। ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश मैंने आपको बता दिया क्या है। अब इसको जो है प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा आप हेडिंग इस तरह से डाल दें, और इसके बाद क्या करना है, गद्यांश के शुरुआत के शब्द ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान, लास्ट के शब्द इस तरह से आपको लिख देना है। इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ईर्ष्या नामक मनोविकार एक विचित्र वरदान है। जिसके हृदय में यह भाव आ जाता है, वह अपनी वस्तुओं से सुखी नहीं होता है, अपितु अन्य व्यक्तियों के पास होने वाली वस्तुओं के कारण ही दुखी रहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं की तुलना अन्य से करता रहता है। तुलना में जो अभाव उसे स्वयं में मिलते हैं, वह उसके हृदय को काटते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर मनुष्य दुख क्यों उठाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर होगा इसका, मनुष्य उन वस्तुओं के कारण दुख उठाता है जो दूसरों के पास मौजूद हैं। बिल्कुल सत्य बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर देख लो आप लोग, पद्यांश क्या है, निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कही समुझाई सौहदय बूझत साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो कहीं रस में अभिलाषी, पावों गो पुण्य कियो आपनो जोर करोगे गासी, सुनत मौन होय रहो बावरो सूर सबय मत नासी। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2, फिर पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं यहाँ पर निर्गुण कौन देश, इस तरह से आप डैश डैश का निशान लगाते जाएं। लास्ट के शब्द क्या हैं, सबय मत नासी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग क्या होगा, इस पद में गोपियां उद्धव के द्वारा उपदेश दी गई निर्गुण भक्ति का, गोपियां क्या करती हैं, उद्धव जी के द्वारा दिए गए उपदेश का यानी निर्गुण भक्ति का खंडन कर उन्हें अवाक कर देती हैं। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको पूरे अंश की व्याख्या बताऊंगा, रेखांकित अंश की ही नहीं, पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा। चलिए यहाँ पर व्याख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, उद्धव गोपियों को बार बार ब्रह्म का उपदेश देते हैं। गोपियां उद्धव पर खींच कर कहती हैं कि हे भ्रमर, निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? हम शपथ देकर सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं करती, हमें यह बात पूरी तरह समझाकर बताओ। उसका पिता कौन है, कौन माता है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है, उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है, यदि तुम कपट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव की सारी बुद्धि नष्ट हो गई और वह पागल सा हो गया। अगला प्रश्न है, पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा, पद्यांश में मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर देखिए आप लोग, अगला प्रश्न अथवा में पद्यांश है, ये भी इम्पोर्टेंट है 24 फरवरी के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। वैसे तो आपको एक ही पद्यांश हल करना है, लेकिन मैं यहाँ पर दोनों पद्यांश हल कराऊंगा। चलिए यहाँ पर है पद्यांश, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन चार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको
आपको क्या करना है, यदि आप अथवा वाला कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को ध्यान देना है संदर्भ। क्या उसके पहले आपको पद्यांश के शुरुआत के शब्द और लास्ट के शब्द लिखना होगा काले पेन से, फिर संदर्भ आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिमालय से, किस पाठ से, हिमालय से शीर्षक दोहों से लिया गया है या पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न है। अब इसको मैं पूरे व्याख्या बताऊंगा यानी पूरे पद्यांश की। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। हे हिमालय, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक किसी शक्ति के सम्मुख कभी नहीं झुकता है। फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए रहते हो। संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघलकर सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते। इस प्रकार तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, हिमालय को कौन कौन सी उपमा दी गई है। इसका उत्तर होगा हिमालय को आकाश को छूने वाला एवं उदार हृदय का बताया गया है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, ये जो हैं यहाँ पर ये सभी जो है क्या करते हैं, सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको बोर्ड एग्जाम में काले पेन से आपको यहाँ से यहाँ तक हेडिंग डाल देना है, यानी गद्यांश के शुरुआत के शब्द और लास्ट के शब्द लिख देना है। फिर हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो आप लोग यहाँ से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ आप लोग ध्यान दें, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुभव काशी और, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, काशी और कहाँ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में कराया, उस भाषा में, किस फारसी भाषा में कराया। चलिए यहाँ पर अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था ना अभवत। इसको कैसे सॉल्व करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा गद्यांश के शुरुआत के शब्द और लास्ट के शब्द लिख देना है यदि आप अथवा कर रहे हैं। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। मेरे प्यारे बच्चों इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ, इसलिए उस ग्रामीण से कहा मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपये। इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपये दे दिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी के निमीयते। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इसका जो है हिंदी अनुवाद और संदर्भ क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 4 मरणम मंगलम यत्र, सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के और लास्ट के शब्द लिखना है आपको। संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इसका हिंदी अनुवाद, जहां मरना भी कल्याणकारी है
जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी रेशमी होती है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है? अर्थात किसी से नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी इम्पोर्टेंट पद्यांश है 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, 4 अथवा, प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? सबसे पहले गद्यांश नहीं है, ये पद्यांश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः शुरुआत के शब्द हैं और लास्ट के शब्द हैं दुख भाग भवेत। इसके बाद संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए हिंदी अनुवाद क्या होगा? सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, बारी आती है, अगला प्रश्न यहाँ पर है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा और आपको मिलेंगे यहाँ से 3 नंबर। आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से यहाँ पर 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए प्रश्न संख्या 6 का। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, इनमें से सभी लेखकों का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। 24 फरवरी को यही जीवन परिचय आना बिल्कुल तय है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बिल्कुल सरल जीवन परिचय, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का। इस तरह से आप लिखिएगा, बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था? अगोना, जो कि बस्ती जिले के अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने इंटर तक शिक्षा प्राप्त की, आगे भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं, यहाँ से प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विचार वीथी, रसमीमांसा, त्रिवेणी, ये सभी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। मृत्यु कब हो गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की? 20 फरवरी 1941 ईस्वी में। जीवन परिचय अब आप यहाँ पर अच्छे से समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई थी। शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से उस नौकरी को भी छोड़ दिया। बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक यानी प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और इसी पद पर रहते हुए कार्य करते हुए सन 1941 में इनका परलोकवास हो गया। अब इनकी एक रचना का नाम लिखना है चिंतामणि, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। सेम इसी तरह से आप लिखिएगा, आपको जो है 24 फरवरी को पूरे नंबर आपको जीवन परिचय से मिलेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 खा प्रश्न है। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये प्रश्न आएगा 5 नंबर का। अब यहाँ पर आप सभी लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, ये तीनों कवियों का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी के लिए। आप लोग इनका जीवन परिचय जरूर तैयार कर लो, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। इनमें से 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में फंसेगा, ये मेरी गारंटी है।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, अपनी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर ये इतने जो है यहाँ पर प्रश्न मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, यहाँ पर इसको भी आप सॉल्व करते जाएं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा सूरदास जी का जीवन परिचय, चलिए इसको भी आप लोग समझते चलें फिर आगे को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी का जीवन परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 6 खा। महाकवि सूरदास जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, गुरु का नाम वल्लभाचार्य। इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी थी। मृत्यु कब हो गई? सन 1583 में। अब इनका जीवन परिचय क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सूरदास जी का जन्म मैंने आपको बता दिया है, चलिए इनका जीवन परिचय आप समझते चलें। सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि सूर के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि भी संभव नहीं हो सकता है। जनश्रुति के आधार पर वह इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो यह गऊ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी और सूरदास जी की एकमात्र रचना आप लोग याद कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट रचना है सूरसागर। तो सूरसागर साहित्य लहरी और सूरसारावली भी इनकी रचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, वही श्लोक आप लिखेंगे जो पेपर में पूछा ना गया हो। तो इस मॉडल पेपर के अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7 का उत्तर, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडिता। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया इसका श्लोक। चलिए अब बारी आती है अगले प्रश्न की ओर बढ़ने की। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा आकस्मिक अवकाश है तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। कैसे लिखना है चलिए मैं आपको इसी का उत्तर बताऊंगा। प्रश्नोत्तर संख्या 8, अथवा आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज, या आप अपने विद्यालय का भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पर आपको डेमो देना है, यानी बताना है कि किस तरह से लिखना है एप्लीकेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों विषय भी क्या रहेगा, आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों महोदय फिर आपको क्या लिखना है, सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई। मेरे दोनों पैरों और सिर पर चोट लग गई है। यद्यपि प्राथमिक उपचार कर लिया है यानी करा लिया है, परंतु दर्द के कारण कक्षा में पढ़ने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का 15 व 16 अप्रैल 2025 का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य। बालिकाएं लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या। तो यहाँ पर का खा गा, क्योंकि आपको अपना नाम नहीं लिखना है। कक्षा 10 सेक्शन आ,
दिनांक आप डाल सकते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है आप सभी को। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, तो ये सभी प्रश्न तैयार कर लो मेरे प्यारे बच्चों। यही प्रश्न 100% आएंगे। मैंने कई वर्षों का मॉडल पेपर देखा है, यानी 2023 का भी, 24 का भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं। 2025 में भी यही प्रश्न आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कहाँ मरना मंगलकारी होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कहाँ मरना मंगलकारी होता है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 का उत्तर, 9 का पहले का उत्तर वाराणसी मरणम मंगलम भवति। वाराणसी में मरना मंगलकारी माना जाता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, चंद्रशेखर का आसीत, यानी चंद्रशेखर कौन था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर एका प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्ता चा आसीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, यानी वायु से भी अधिक तेज कौन चलता है, तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। वातात मन जो होता है, मनः वातात शीघ्रतरम अस्ति, मन जो होता है ये वायु से भी अधिक तेज चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि के बीरह केन पूजते, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बीरह बीरेण पूजते। अब यहाँ पर लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। प्रश्न आएगा 7 नंबर का। बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, देशाटन से लाभ, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। इन सभी विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और इन सभी विषयों को आप जरूर तैयार कर लो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। इन सभी विषयों पर निबंध तैयार कर लो। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। तो चलिए कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है? रूपरेखा तैयार करना है, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना, अनुशासन से तात्पर्य, अनुशासन का महत्व, विद्यालयों में अनुशासनहीनता और उसके कारण, और लास्ट की हेडिंग क्या है? उपसंहार। अब मेरे प्यारे बच्चों एक एक हेडिंग को अच्छे से समझते चलेंगे। प्रस्तावना के अंतर्गत क्या लिखना है? विद्या का विनय से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैंने आपसे बताया नहीं, लेकिन आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं शेयर करके जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम है। 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है, आप लोग जरूर देखो किस तरह का पेपर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि विनय का प्रादुर्भाव होता है, किंतु आश्चर्य आज देश का दुर्भाग्य है कि मानव की जो है विद्या मंदिरों में जहाँ विनयशीलता का साम्राज्य होना चाहिए, वहाँ घोर अनुशासनहीनता और अपना दानवी दामन पसारे क्रूरता भरा अट्टहास कर रही है। चारों ओर उच्छृंखल खलता का ही बोलबाला है। न अध्यापकों में गुरु की महिमा है और ना छात्रों का शील स्वभाव। दूसरी हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों अनुशासन से तात्पर्य। तो अनुशासन से क्या तात्पर्य है? अनुशासन शब्द शास धातु से बना है, जिसका तात्पर्य शासन अथवा नियंत्रित करना होता है। विश्व के सारे कार्यकलाप, चाहे वह जड़ से संबंध हो अथवा चेतन से, एक निश्चित समय से आबद्ध होते हैं। पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा नियमानुसार नित्य एक निश्चित गति से चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित अवधि पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है तथा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इनका नियंत्रण करता दिखाई नहीं पड़ता, किंतु ब्रह्मांड का कण कण अनुशासन में आबद्ध होता है। मनुष्य सामाजिक और वैज्ञानिक नियमों से नियंत्रित होता है, तो ऋतुएं काल से नियंत्रित
नियंत्रित हैं। यदि ये नियंत्रण टूट जाएं तो विश्व में बर्बरता व्याप्त हो जाए और संसार प्रलय के कगार पर लड़खड़ाता हुआ दिखाई देने लगे। अनुशासन अथवा नियंत्रण से जीवन सुखी और शांत होता है। अनुशासन जीवन को गति प्रदान करता है, उसे सुरक्षित रखता है और जीवन के उद्देश्यों को सार्थक बनाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अनुशासन से मनुष्य में शक्ति और आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है एवं उसका मनोबल ऊंचा होता है। अगली हेडिंग है अनुशासन का महत्व। तो अनुशासन का महत्व क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मानव जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन से तात्पर्य मुख्यतः आत्मानुशासन से ही है। नियंत्रण तो भय और दबाव में दबाव से भी किया जा सकता है, किंतु उसका प्रभाव अस्थायी होता है। भय और दबाव समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः कुछ उच्छृंखलता की पूर्व स्थिति आ जाती है, जो अपने लिए, समाज के लिए और सारे विश्व के लिए अत्यंत ही घातक होती है। वही अनुशासन अपने सच्चे अर्थ में सार्थक होगा जो स्वेच्छा से ग्रहण किया गया हो। जीवन के कार्य क्षेत्र में हमारे लिए अनेक कल्याणकारी नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हमारे कर्तव्य के अंदर आता है। उन नियमों का पालन बराबर कानून या डंडे के बल पर नहीं कराया जा सकता। व्यक्ति को स्वयं अपने को उन नियमों के अंतर्गत नियंत्रित करना होगा। यदि समाज के सभी नियम पूर्णतः नियंत्रित और अनुशासित हो जाएं तो सर्वत्र सुख और शांति का साम्राज्य व्याप्त हो जाए तथा धरती पर स्वर्ग उतर आए। अनुशासन सभी सुखों की जड़ है। वह कठोरता का ऐसा पाषाण खंड है जिसके नीचे आनंद का मधुर जल स्रोत छिपा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगली हेडिंग क्या है? विद्यालयों में अनुशासनहीनता। तो छात्रों को अनुशासनहीन बनाने में आज का अनुशासनहीन सामाजिक वातावरण भी कम उत्तरदायी नहीं है। आज देश के 95% बच्चे ऐसे ही समाज में पल रहे हैं जहां चोरी, चोरबाजारी, भ्रष्टाचार आदि कुरीतियों का कोढ़ जमा है। बच्चों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में इसका प्रभाव पड़ता ही है। वह राजनीतिक गुटबंदी सीखता है, सिनेमा के अश्लील गाने गाता है, फैशन परस्ती में अपना सारा समय व्यतीत करता है। पढ़ाई लिखाई की ओर भला ऐसी स्थिति में ध्यान किस प्रकार जा सकता है? मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम हेडिंग है यहाँ पर उपसंहार। तो अतः विद्यालयों में व्याप्त इस घोर अनुशासनहीनता के निराकरण के लिए उपाय सोचना होगा और मेरे प्यारे बच्चों, छात्रों में असंतोष को दूर करने के लिए उसके सभी अभावों को दूर करना होगा। भावी जीवन के प्रति उसे आश्वस्त करना होगा। छात्र संघों के वास्तविक उद्देश्यों को समझना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। इस वायरल मॉडल पेपर को आप तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे और कई वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।